चैप्टर 7 हमारा भारत, हमारा देश भारत के बारे में। भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर हैं और पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। चलिए इसका देखते हैं थोड़ा मैप से, इसको मैप से क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से स्थलीय सीमाएं हैं, कौन कौन से देश के साथ हमारा स्थलीय सीमाएं साझा होता है। पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है चाइना, चौथा है नेपाल, पाँचवा है भूटान, छठा है बांग्लादेश और सातवां है म्यांमार। सातवां क्या है? म्यांमार। चलिए आगे देखते हैं। तो 7 ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, यानी 7 देश जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है, सीमा। चलिए उसके बाद है इसका ये भी देख लें, आपका सबसे जो अक्षांशीय विस्तार है इसका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद है ये उत्तरी अक्षांशीय। भारत कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये उत्तरी अक्षांश के बीच में है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखिए सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। कहाँ पर है? लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, और यहाँ पर इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? स्थलीय बिंदु की बात कर रहा हूँ तो कन्याकुमारी, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भूमि। तो कौन सा है? कन्याकुमारी, जिसे कैप ऑफ कैमोरीन भी कहा जाता है। और अब समुद्री सीमा का बात करें, अगर समुद्री दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, और ये निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी से पूर्वी देशांतर के बीच इसका विस्तार, पश्चिम से पूर्व के बीच कितना इसका विस्तार है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है? पूर्वी देशांतर बोलेंगे, ये पूर्वी देशांतर, ठीक है, और ये उत्तरी देशांतर, पूर्वी देशांतर के बीच, उत्तरी देशांतर के बीच। क्योंकि भारत जो है ना, अगर हम इसको मान ले विषुवत रेखा, इसको मान ले प्रधान मध्याह्न रेखा, तो भारत यहाँ पर स्थित, कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर 0 डिग्री रहा ये, और ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ से 37.6, ठीक। चलिए तो आपका हो गया पूर्वी देशांतर कितने होते हैं? 68.7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। इसको भी मोबाइल नंबर की तरह याद रख लीजिए, 84 376 687 97 25, ठीक है, याद रख सकते हैं आप। चलिए इसमें आपको और कुछ याद रखना है आपका, अगर याद रखें, अरुणाचल प्रदेश में किवोथू है और गुजरात में आपका पश्चिमी छोर जो है गोरमाता है। अच्छा, और इसकी जो दूरी है उत्तर से दक्षिण की दूरी आपका हो जाएगा 3200 किलोमीटर, लगभग 3200 किलोमीटर है। कितनी? 3200। और पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी हो जाएगी? पश्चिम से पूर्व की दूरी ये 2900 लगभग किलोमीटर, ठीक, 2933 और 3214 एग्जैक्ट है। चलिए अब इधर आते हैं। दूसरा ये प्रायद्वीपीय पठार, ये कौन सा? प्रायद्वीपीय, ये ट्रेंगल जैसा देख रहे हैं आप, ट्रेंगल जैसा। प्रायद्वीपीय पठार का कैसा शेप है? ट्रेंगल जैसा। ये 3 तरफ से पानी से घिरा है, अरब सागर पश्चिम की तरफ से, पूर्व की तरफ से बंगाल की खाड़ी, और नीचे आपका हो गया दक्षिण में हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, ये नीचे है हिंद महासागर। चलिए नीचे ही कर देता हूँ मैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर जो भारत देश के नाम पर है, हिंद महासागर। तो 3 तरफ से क्या हो रहा है? पानी से घिरा हुआ है। इसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर। कैसा शेप है? ट्रायंगुलर, मतलब त्रिभुजाकार। चलिए अब इसको देखते हैं क्या है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर हैं, उत्तर में हिमालय के
ऊंचे शिखर हैं। पश्चिम में आपका ये जो रहा, उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर, ये देखिए ऐसे है, ऐसे समानांतर श्रेणी में विभाजित है। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, इसके बाद शिवालिक। शिवालिक का थोड़ा सा पार्ट आपको अपने बिहार में भी है, पश्चिमी चंपारण में। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर हैं, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है। भारतीय प्रायद्वीपों के तटों पर लहराते हैं। ये सब महासागर आप देखें तीनों ओर से लहरा रहे हैं। तो भारत का क्षेत्रफल आपको 32.8 लाख है, मतलब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसका एग्जैक्ट की बात करें तो 32.87 लाख। कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार जो है लगभग आपको 3200 किलोमीटर के आसपास है। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, 6 क्लास का एनसीईआरटी, उसमें यही डाटा दिया है, तो आपको यही पढ़ना है। कन्याकुमारी तक का विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर। एवं पूर्व अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम के कच्छ तक, ये आप देख रहे हैं कच्छ तक, यहाँ तक, किबुथु से लेकर के कच्छ तक कितने 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है ये। भारत में स्थलीय विभिन्नता जैसे मैदान है, पठारी सतह है, तटीय भाग हैं एवं द्वीप समूह हैं। साथ साथ जलवायु में विभिन्नता, वनस्पति में विभिन्नता, वन्य जीवों के में साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी विभिन्नता है। फिर भी क्या है, विभिन्नता में एकता है और हमारी परंपराओं में दिखती है ये चीज़, ठीक है। तो हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। और इसका अगर जनसंख्या की बात करें तो कितने सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, तो भारत की जनसंख्या 2011 के अंदर साल पर जनगणना किया जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 120 करोड़। अगर अभी की बात करें तो 120 करोड़ से अधिक है। और चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बता चुका हूँ। देश के लगभग मध्य भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा का बहुत अच्छा ट्रिक है, 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, पता नहीं भाई साहब ने अच्छा ट्रिक बनाया है, अब जो भी बनाया हूँ, गमछा झार। तो मित्र हो से हो गया आपका, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से आपका गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं। 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है और इसका वैल्यू जो आपको 23.5 डिग्री है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है और भारत के 8 मध्य में से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 84 यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। और इसके 2 छोरों के मध्य में कितने देशांतर का अंतर है, 29 देशांतर का अंतर है, यानी कि 68 डिग्री 7 से लेकर के 97.25 देशांतर के बीच में कितना है, 29 देशांतर का अंतर है। तो 29 देशांतर का अंतर हो जाने से क्या होता है, यहाँ पर सूर्योदय जैसे होगा 7 बजे, तो इसके 2 घंटे अंतराल के बाद यहाँ गुजरात में होगा 9 बजे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मानक स्थानीय समय रेखा माना गया इसके मध्य वाला, यानी कि आपका 82.5 डिग्री, कितना 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और इसका आधा यानी 29 का मध्य वाला क्षेत्र 14.5 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका ये 82.5 डिग्री आएगा। और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को क्या माना गया, भारत का मानक समय रेखा माना गया, पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। 82.5 डिग्री रेखा को स्थानीय मानक समय रेखा माना गया। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अधिक देशांतरीय विस्तार वाला देश का एक मानक समय नहीं होता है। बहुत अधिक, जिसका अधिक देशांतरीय विस्तार होता है उसका क्या होता है, एक मानक समय रेखा नहीं होता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय रेखा हैं, 7 हैं। और कनाडा में 6 हैं और रसिया में 11 हैं। आपको ये डाटा याद रखना है। रूस में 11 मानक समय है, कनाडा में 6 हैं और यूएसए में 7 है।
7 देशों की स्थलीय सीमा जो है जुड़ी हुई है। किसकी, कौन कौन सी है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 देश समुद्री सीमा से जुड़ी हुई हैं। 2 देश समुद्री सीमा से जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी हैं? श्रीलंका और मालदीव। मालदीव आपका हो गया। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि। चलिए इसका राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन देखते हैं भारत का। तो भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के दृष्टिकोण से देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो कितने राज्यों में? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली इसकी राजधानी हो गई। ठीक है, अब देखते हैं जरा सा कौन कौन से राज्य हैं और उसकी राजधानी कहाँ है। चलिए ऊपर से चलते हैं, उत्तर से। इधर उत्तर हो गया, नॉर्थ। नॉर्थ। चलिए, तो आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसका कैपिटल है लेह। जम्मू कश्मीर का हो गया श्रीनगर। ये बना कब? 31 अक्टूबर 2019 को। ये कब केंद्र शासित बना? पहले एक राज्य हुआ करता था, केंद्र शासित कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका हो गया शिमला। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। और पंजाब हरियाणा का दोनों का कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। दोनों का कॉमन कैपिटल हो गया चंडीगढ़। उत्तराखंड का हो गया, उत्तराखंड का देहरादून। कहाँ पर? देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड का देहरादून। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान का हो गया जयपुर। राजस्थान जयपुर, जयपुर। उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। बिहार का पटना। बिहार का पटना। गुजरात का गांधीनगर। मध्य प्रदेश का भोपाल। भोपाल। छत्तीसगढ़ का रायपुर। ठीक है, झारखंड का रांची। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। उड़ीसा का भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ठीक है, तेलंगाना का हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का अमरावती। अमरावती। ठीक है, इधर ही बना है। कर्नाटक, कर्नाटक का हो गया मंगलुरु। मंगलुरु। महाराष्ट्र का मुंबई। मुंबई। महाराष्ट्र का मुंबई। यहाँ जो गोवा है, गोवा का पणजी सबसे छोटा राज्य है। और राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा। गोवा छोटा, छोटा। ठीक है, चलिए। कर्नाटक आपका हो गया। तमिलनाडु का चेन्नई। तमिलनाडु का चेन्नई। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद है केरल, सबसे नीचे छोटा सा यहाँ किनारे में, तटीय क्षेत्र। केरल, केरल का तिरुअनंतपुरम। केरल का तिरुअनंतपुरम। केरल का हो गया तिरुअनंतपुरम। अब 7 सिस्टर में आते हैं। तो सिक्किम का आपका गंगटोक। कहाँ पर? गंगटोक, गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। ठीक है, असम का दिसपुर। मेघालय का शिलोंग। त्रिपुरा का अगरतला। मिजोरम का आइजोल। मणिपुर इम्फाल। नागालैंड कोहिमा। ये सब में पहाड़ी हैं। चलिए प्राकृतिक में देखेंगे। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय। तो इसका विलय हो गया आपको कब? 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया। ठीक है, ये 26 जनवरी 2020 को इसका विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किसको? दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली को। और इसका राजधानी कहाँ पर हो गया? दमन। इसका राजधानी हो गया दमन। चलिए इसका आप देखते हैं जरा सा थ्योरी सेक्शन में क्या है। हाँ, राज्य का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ था। 1953 में हुआ था। पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये रहा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। सबसे बड़ा राजस्थान है। और सबसे छोटा गोवा है, महाराष्ट्र के नीचे, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। तटीय क्षेत्र बिल्कुल। पणजी इसकी राजधानी है। हाँ, अब इसका देखते हैं। राज्यों को जिले में बांटा गया तथा जिलों को प्रखंड में एवं प्रखंडों को ग्राम पंचायतों में विभाजित किया गया। किसमें विभाजित किया गया? प्रखंडों को ग्राम पंचायत में।
अब इसका भौतिक विभाजन देखते हैं। भौतिक विभाजन किसका? भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, तथा द्वीप समूह हैं। ठीक है। उत्तर में बर्फ से ढका क्या है? हिमालय है। उत्तर में बर्फ से ढका, ये आपका जो है उत्तर है, इसमें बर्फ से ढका ये हिमालय। देखिए मैप देखिए आप, ये उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय है। ये सब जो देख रहे हैं आप पूरा हिमालय है ना, श्रेणी में बटा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। मुख्य समानांतर बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है और एक शिवालिक है। तो 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है। चलिए पहला सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला जो है हिमाद्री श्रृंखला। आप हिमाद्री बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रृंखला, बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर इसी हिमालय में है। ठीक है। और मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में है। मध्य हिमालय या, ये देखिए मध्य हिमालय आपको दिख रहा है यहाँ पर, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। ठीक है। तो ये आपको हिमाद्री के दक्षिण में है। हिमाद्री ये रहा, इसके दक्षिण में है। ठीक है। और बहुत से लोकप्रिय पहाड़ियाँ इस यहाँ पर जो है स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़िया स्थान यहाँ पर स्थित है, जैसे नंदा देवी है और धौलागिरी है। उसके बाद मकालू है, कंचनजंगा है, पीर पंजाल है, धौलाधर श्रेणी है। आपको ये सब दिख रहा है, ये सॉरी ये नहीं, ये और यहाँ पर दिख रहा है। चलिए उसके बाद है शिवालिक, सबसे दक्षिण में स्थित है। शिवालिक आपका अपने बिहार में भी है। शिवालिक श्रेणी ये देखिए, पश्चिमी चंपारण में थोड़ा सा इसका पार्ट अपने बिहार में आता है, पश्चिमी चंपारण में, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है। चल, तो शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान जो समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। यह कृषि के लिए उपजाऊ है और यही कारण है कि इन नदियों में, इस मैदानों में क्या है, जनसंख्या सर्वाधिक निवास करते हैं। चलिए आप थोड़ा मैप से देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, ये आपका हिमालय की श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है, देख रहे हैं आप, श्रेणी है। ठीक है। तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। नदियाँ आपका सिंधु हो गई, और कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा, ये गंगा हो गई, यमुना हो गई। और इसके द्वारा ये देखिए, यह पर उत्तरी मैदान, विशाल मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ये उपजाऊ क्षेत्र होगा, क्योंकि कई सारी नदियाँ जो है यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र बनाती है, कृषि के लायक क्षेत्र बनाते हैं। सबसे जनसंख्या कहाँ होगा ज़्यादा? यहाँ होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो है अरावली श्रेणी, देखिए राजस्थान में है, यहाँ पर अरावली श्रेणी और विंध्य श्रेणी, ये रहा सतपुरा यहाँ, और नर्मदा, तापी। यही 2 नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरती है। बाकी सारी नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर आती है। ये देखिए पूरब की ओर आती है, सारी की सारी नदियाँ पूरब की ओर जाएगी, लेकिन यही 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी, जो पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में सतपुरा श्रेणी हो गया, हरिश्चंद्र की पहाड़ी हो गई। ये जो है आपका पश्चिमी घाट है। आपको जितना जानना है सीटेट के लिए उतना इम्पोर्टेंट वो मैं बता रहा हूँ। ये बाकी बीपीएससी के वालों के लिए है, यूपीएससी वालों के लिए है। तो सीटेट के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना आप याद कर लीजिए। ठीक है। ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट एक समान है, दिख रहा है आपको। पूर्वी घाट क्या है? टूटा और असमान है। पूर्वी घाट टूटा और असमान है, और ये दोनों जो मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ये दोनों कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों के पास। इसी के नीचे में है कार्डामम की पहाड़ी, ये रहा इलायची की पहाड़ी, केरल में है कार्डामम की पहाड़ी। चलिए पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आपने देख लिया। उसके बाद इसके साइड में जो है आपको ये मैदान दिख रहा होगा, तटीय मैदान। तो इसका तटीय मैदान थोड़ा सकरा है और इसका तटीय मैदान थोड़ा चौड़ा है। पूर्वी घाट का तटीय मैदान क्या है? चौड़ा है,
अब पश्चिमी घाट का तटीय मैदान कैसा है, सकड़ा है। ठीक है, दिख रहा है फोटो से भी, मैप से दिख रहा है आपको क्लियर। चलिए, हाँ, राजमहल की पहाड़ी यहाँ पर है, छोटा नागपुर का पठार आप यहाँ देख, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार यहाँ से ट्रेंगुलाकार है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीन ओर से पानी से घिरा होता है, जल से घिरा होता है। तो एक तरफ अरब सागर हो गया, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है, और तीसरी तरफ देखिए हिंद महासागर, तीसरी तरफ हिंद महासागर हो गई। ठीक है, तो हिंद महासागर हो गई, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है, जलोढ़ निक्षेप। अब जलोढ़ निक्षेप किसको बोलते हैं, नदियों के द्वारा लाई गई क्या, महीन मिट्टी, नदियों के द्वारा लाई गई महीन मिट्टी, ये देखिए महीन मिट्टी तथा नदी बेसिन में निक्षेपित करती है। ये जो है ना निक्षेपित कर देती है नदी बेसिन में, नदी के किनारे जो नदी का बेसिन है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मिट्टी वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती है, कृषि के लिए उपजाऊ हो जाती है। तो अब देखेंगे सहायक नदियाँ, एक नदी और सरिता, सरिता मतलब भी नदी होता है, जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है उसे क्या बोलेंगे, सहायक नदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सहायक नदी, जो अपने जल को मुख्य नदी में क्या करती है, विसर्जित करती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल थार स्थित है। कौन सा, राजस्थान में ये स्थित है आपका थार मरुस्थल है। ठीक है, ये सॉरी थार मरुस्थल है, यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। कैसा मरुस्थल है, शुष्क है और गर्म है और रेतीला स्थल है। वनस्पति की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, यहाँ पर वनस्पति की मात्रा क्या होती है, बहुत कम पाई जाती है। और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, जो अभी बताया हमने त्रिभुजाकार आकार का, तो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय स्थल वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। धरातल कैसी होती है, ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़, और बहुत सारी क्या होती हैं, श्रृंखलाएं होती हैं, तथा घाटियां होता है, घाटियां। ठीक है, घाटियां होती है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी, ये विश्व की सबसे प्राचीन पुरानी श्रृंखला है, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक है, बिंद एवं सतपुरा आपको दिखाया मैप में, बिंद एवं सतपुरा महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, जिससे होकर नर्मदा एवं तापी नदियां बहती है। यह नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में बहती है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में। यह नदियां जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, कौन सी नदियां, नर्मदा और तापी। चलिए, और कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग में कौन कौन से घाट है, पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री बोलते हैं। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री। बृहद हिमालय को हिमाद्री, बृहद हिमालय को हिमाद्री। पूर्वी घाट में पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, देखा आपने, और जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है और असमान है। इन पहाड़ों में खनिजों जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, और लोह अयस्क है, ये अयस्क होगा, अयस्क की प्रचुरता है। किसकी प्रचुरता है, लोह अयस्क की, अयस्क की प्रचुरता है, ये मिस्टेक है, अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तटीय मैदान काफ़ी संकरा है। पश्चिमी घाट में क्या है, तटीय मैदान सकड़ा है, जबकि पूर्वी घाट में मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी, गोदावरी तथा कावेरी बंगाल में गिरती है और अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा बनाती है। ये इस तरह का होता है, ट्रायंगुलाकार। अब नदी ऐसे गिरेगी, सारा गाद क्या करेगी, इकट्ठा कर देगी, यहाँ पर सारा गाद इकट्ठा कर देगी, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसकी नदी की स्थितियाँ देख ले अगर हम, तो मैप में इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका गोदावरी हो गया, ये देखिए गोदावरी है, उसके बाद महानदी है, कृष्णा है और कावेरी है। ठीक है, तो ये सब नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं, और नर्मदा तापी जो है एस्चुरी बनाती हैं, इस तरह से रहता है, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा यहाँ पर है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगुलाकार शेप, डेल्टा का शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलाकार होता है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो
नदी के मुहाने पर, जो नदी के मुहाने पर जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं। तो डेल्टा समुद्र का क्या है? वह भाग है जहां नदी के मुहाने पर, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह की को डेल्टा की अनुकृति या त्रिभुज। चलिए अगला है प्रवाल। छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल जिसे पॉलिप कहा जाता है, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। क्या होता है? जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उसका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इसी ठोस कंकालों में के ऊपर होती है, इसी ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते हैं तथा लक्षद्वीप प्रायद्वीपों होगा। इसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप का निर्माण होता है या प्रवाल का निर्माण होता है। तो लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल द्वीप है। ठीक है। भारत में 2 द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, दूसरा अंडमान निकोबार, जो दक्षिण पूर्व दिशा में आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2004 में आई सुनामी से बंगाल की खाड़ी में अंडमान प्रभावित हुआ था। 2004 में आई सुनामी से क्या हुआ था? अंडमान प्रभावित हुआ था। ठीक है। और विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है, जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न हुआ था। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में